नमस्कार दोस्तों, आज हम नए पाठ के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा दूसरा पाठ 12th कक्षा का नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। देखिए, मेल एवं फीमेल, नर और मादा युग्मकोद्भिद, इसकी संरचना एवं विकास किस तरह से होता है। आप यदि हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो आवृतबीजी पादप होते हैं, इनके अंदर जो नर व मादा युग्मक बनते हैं वो पुष्प में बनते हैं। यानी पुष्प है वह सभी लैंगिक क्रियाएं संपन्न करता है। पुष्प में सभी लैंगिक क्रियाएं संपन्न होती है। पुष्प आकारी की दृष्टि से एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह होता है जो सीमित वृद्धि करता है। इसके ऊपर नर व मादा युग्मक बनने के कारण इसे बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु, यानी बीजाणु बनते हैं, पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। एक पुष्प की हम बात करें तो पुष्प में सामान्यतः 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? पुष्प में चक्रों की संख्या 4 होती है। बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, कोरोला यानी दलपुंज, पुमंग और जायाम, 4 भाग होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बाह्य दल होता है वो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, सुरक्षा का काम करता है। दलपुंज है, ये दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को, प्रत्येक सदस्य को दल कहा जाता है। दलपुंज के प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहा जाता है। दलपुंज के प्रत्येक सदस्य को दल कहते हैं। और पुंकेसर, ये तीसरा चक्र होता है जो दल से भीतर की ओर होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। और जायांग सबसे भीतरी चक्र होता है। 4 चक्र हैं। अगर ये चारों के चारों चक्र एक पुष्प में पाए जाएं तो उसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। कैसा पुष्प कहेंगे? पूर्ण पुष्प। और इनमें से कोई सा भी एक चक्र नहीं पाया जाए तो उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं नर और मादा 2 युग्मकोद्भिद है यहाँ पे। तो हम पहला नर युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ते हैं। नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। देखिए, नर युग्मकोद्भिद में क्या होता है? पुमंग यानी इसका एक सदस्य पुंकेसर। और पुंकेसर की कल अपन ने संरचना पढ़ी थी, किस तरह से पुंकेसर की संरचना होती है। इसको अपन पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। पुंकेसर के अपन ने कल 3 भाग पढ़े थे पिछले अध्याय में, कि जो नीचे का एक रेशेनुमा या एक वृंतनुमा जो भाग है उसे हम उतंतु कहते हैं। ये ऊपर का कोष्ठीय भाग परागकोश कहलाता है। और जहाँ पे ये दोनों उतंतु और परागकोश जुड़ते हैं उसे हम योजी कहते हैं। यानी फिलामेंट, ये कनेक्टिव और ये पोलेन
सैक, परागकोश, फिलामेंट, कनेक्टिव, पोलन सैक। वे पुतंतु है। पुंकेसर का क्या है, एक लंबा वृंतनुमा भाग है जिसके शीर्ष पर परागकोश पाया जाता है। प्रारूपिक दृष्टि से हम देखें तो परागकोश में दो पालियां होती हैं, एक दो पालियां। सामान्यतः जो परागकोश होते हैं उनके अंदर दो पालियां होती हैं जो एक दूसरे के द्वारा जुड़ी रहती हैं, यहाँ पे कनेक्टिव के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये जो दोनों पालियां हैं, ये दो पालियां हैं, ये इस तरह से कोष्ठकों में बटी रहती हैं। इस तरह एक परागकोश के अंदर कुल दो तो पाली होती हैं और एक पाली दो कोष्ठकों में बटी है, अर्थात चार क्या होते हैं, कोष्ठक होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं। इन चारों कोष्ठकों को हम परागकोश या परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी कहते हैं। देखो, परागकोश है वो दो पालियों में बटा है, प्रत्येक पाली दो कोष्ठकों में बटी है, अर्थात दो तो एक परागकोश में दो तो पालियां होती हैं और कुल चार कोष्ठक होते हैं। इन चारों कोष्ठकों को अपन परागकोश भी कह सकते हैं, परागपुट भी कह सकते हैं और लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। दोबारा देखें एक बार, पुष्प है वो आवृत बीजियों में प्रजनन का मुख्य अंग होता है। इसे रूपांतरित प्ररोह या बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। एक पूर्ण पुष्प के चार भाग होते हैं या चार चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है। सबसे बाहर वाला जो घेरा है वो बाह्य दलपुंज होता है, ये एक सुरक्षा घेरा है। इससे भीतर का जो घेरा है जो दलपुंज कहलाता है। दलपुंज से अंदर की ओर पुमंग और पुमंग से अंदर की ओर जायांग पाया जाता है। चारों घेरे यदि एक पुष्प में हो तो उसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। अब बात करें नर युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास कैसे होता है, तो नर युग्मकोद्भिद के अंदर हम पराग या पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं। पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, पुतंतु यानी फिलामेंट, परागकोश, पोलन सैक, योजी, कनेक्टिव। पुतंतु है वो एक डंठलनुमा भाग है जो परागकोश को साधे रखता है ऊपर, और परागकोश है एक कोष्ठीय संरचना है। सामान्यतः परागकोश के अंदर दो पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली दो कोष्ठकों में विभक्त होती है। इस तरह कुल चार कोष्ठक होते हैं। इन चारों कोष्ठकों को हम परागकोश, परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इन लघु बीजाणुधानियों में ही पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जब लघु बीजाणुधानी बनती है तो उसका परिवर्धन होता है, तो परिवर्धन के समय कुछ आकार में बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिकाएं होती हैं। आकार में बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिकाएं होती हैं जिनको हम
प्रप्सु कोशिकाएं कहते हैं। प्रप्सु कोशिकाएं या आर्की स्पोरल सेल प्रप्सु कोशिकाएं कहते हैं। अब ये प्रप्सु कोशिकाएं आगे चल करके विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। ये प्रप्सु कोशिकाएं विभाजित होंगी आगे, यानी विभाजन करेंगी और दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। एक प्रकार की जिसको हम प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं कह सकते हैं, या परागकोश भित्ति कोशिकाएं कह सकते हैं। और दूसरी कोशिकाएं बीजाणुजन कोशिकाएं बनती हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं यानी जब लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है उस समय कुछ सघन जीवद्रव्य युक्त बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन प्रप्सु या आर्की स्पोरल सेल कहते हैं। ये आर्की स्पोरल सेल आगे चल करके विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं जिन्हें हम प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय जो कोशिकाएं हैं ये परागकोश की भित्ति बनाती हैं, यानी परागकोश के चारों ओर की भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जबकि बीजाणुजन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके आगे चल करके क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु बनाती हैं। आगे चल के लघु बीजाणु बनाती हैं। बात करें हम परागकोश की भित्ति की। परागकोश भित्ति की, तो परागकोश भित्ति का निर्माण कौन करेंगी, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। ये परागकोश की भित्ति की जब हम संरचना देखते हैं तो परागकोश की भित्ति में इस तरह से 4 परतें होती हैं। चार परतें होती हैं। यहाँ तक समझ लो, ये 3 हो गई, ऐसे ही है, चौथी होगी ऐसे ही। चार परतें होती हैं। पहली परत को हम बाह्य त्वचा कहते हैं, बाह्य त्वचा। दूसरी परत को अंतःस्थिशियम कहा जाता है। तीसरी परत को हम मध्य परत कहते हैं, मध्य परत। और चौथी परत होती है, इसे टेपिटम कहा जाता है। परागकोश भित्ति की हम बात करें तो परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं के द्वारा होता है। परागकोश भित्ति 4 लेयरों में या 4 परतों में विभक्त होती है। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, इससे नीचे की ओर अंतःस्थिशियम, उससे नीचे मध्य परत और सबसे भीतर की ओर टेपिटम पाई जाती है। अब बाह्य त्वचा को देखते हैं। बाह्य त्वचा क्या है?
परागकोश भित्ति की सबसे बाहरी कोशिकाओं की एकल परत होती है जो परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। ये सबसे बाहरी परत है। बाह्य त्वचा परागकोश भित्ति की सबसे बाहरी परत है और परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। सबसे बाहर वाली परत है, बाहरी परत है और क्या करती है? परागकोश की सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। दूसरी परत अंतःस्थीशियम यानी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ये जो एंडोथीशियम है ये बाह्य त्वचा के, ये बाह्य त्वचा इसे जस्ट नीचे यानी भीतर की ओर क्या पाई जाती है? अंतःस्थीशियम पाई जाती है। और इसकी कोशिकाएं हैं वो आर्द्रताग्राही होती हैं। कैसी होती हैं? आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही होती हैं। और जब परागकोश का परिपक्वन हो जाता है तो इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और खिंचाव उत्पन्न होने से ये परागकोश के स्फुटन में सहायक है। परागकोश के स्फुटन में सहायक है। जब परागकोश के अंदर लघु बीजाणु हैं वो परिपक्व हो जाएंगे, उस समय ये कोशिकाएं खिंचाव उत्पन्न करेंगी और खिंचाव उत्पन्न करेंगी जिससे परागकोश स्फुटित हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ से इधर से ऐसे टूट जाएगा और टूटने के बाद इनसे जो लघु बीजाणु बने हैं, परागकण बने हैं, वो परागकण बाहर निकल आते हैं। तीसरी परत है मध्य परत। तीसरी परत कौन सी है? मध्य परत। इसको अपन मिडल लेयर कहते हैं। ये क्या है? अंतःस्थीशियम से नीचे की ओर या भीतर की ओर, अंतःस्थीशियम से भीतर की ओर मध्य परत पाई जाती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति युक्त व अल्पकालिक होती हैं। मतलब पतली भित्ति वाली हैं और अल्प समय के लिए जीवित रहती हैं, बाद में नष्ट हो जाती हैं। मध्य परत क्या है? अंतःस्थीशियम से नीचे पाई जाएगी। कोशिकाएं हैं पतली भित्ति वाली हैं और अल्पहासित होती है। अब चौथी परत आती है जिसको अपन टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम ये सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत है। सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत है। विशिष्ट परत है। इसके अंदर मतलब दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं टेपिटम में। एक तो अमीबीय कोशिकाएं होती हैं और दूसरी होती हैं ग्रंथिल कोशिकाएं। अमीबीय और ग्रंथिल कोशिकाएं। ये जो टेपिटम परत है ये परिवर्धित होते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। यदि किसी पराग कणों के विकास से पहले या किसी पराग कोश में पराग कणों के विकसित होने से पहले यदि टेपिटम है वो नष्ट कर दी जाए। प्रश्न कैसे आएगा? ऐसे पूछेगा कि किसी पराग कोश की टेपिटम को नष्ट कर दिया जाए तो पराग कणों के परिपक्वन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर पराग कणों के परिपक्व होने से पहले टेपिटम को हम नष्ट कर दें तो पराग कणों का विकास नहीं होता, पराग कण विकसित नहीं हो पाते। ऐसे परागकण बंद होते हैं अर्थात सर्टाइल होते हैं, जनन में भाग
नहीं ले सकते, या बीच के अंदर जैसे परिवर्धन स्टार्ट हो गया और परिवर्धन स्टार्ट होने के बाद टेपिटम को नष्ट कर दिया जाएगा तो पराग कणों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परिवर्धित होते हुए पराग कणों को पोषण देने का काम कौन करती है? टेपिटम करती है। हाँ, तो एक बार दोबारा समझते हैं आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। ये हमारे आरबीएससी का 12th बायोलॉजी का दूसरा अध्याय है। इसमें हम नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखते हैं आवृतबीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन की सभी घटनाएं कहाँ पे संपन्न होती हैं? पुष्प में। पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह है। इसके अंदर बीजाणु बनने के कारण इसे बीजाणुधारी प्ररोह भी कहते हैं। एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जाया। अर्थात एक पूर्ण पुष्प होगा उसमें 4 भाग पाए जाएंगे: बाह्य दल, दल, पुमंग और जाया। इनमें से अगर कोई सा भी एक चक्र अनुपस्थित है तो उसे हम पूर्ण पुष्प नहीं कहते, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास की बात करें तो नर युग्मकोद्भिद के अंदर जो नर युग्मक जो बनते हैं वो पुंकेसरों में बनते हैं। अगर हम पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर के 3 भाग हैं। पुंकेसर की संरचना के पुतंतु, ये नीचे का डंठलनुमा एक भाग है जिसको अपन फिलामेंट भी बोलते हैं। ये नीचे वाला भाग है इसका, ये तो पुष्पासन से या बाह्य दलों से जुड़ा रहेगा और ऊपर वाला जो भाग है वो परागकोश से जुड़ा रहता है। जहाँ पे जुड़ा रहता है उसको अपन कनेक्टिव या योजी बोलते हैं। ये पोलन सैक है। अब हम परागकोश की बात करें तो सामान्यतया परागकोश है वो द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में विभक्त होती है। यानी प्रत्येक है वह 2 कोष्ठक में विभक्त होती है। इस तरह कुल 4 कोष्ठक होते हैं। लेकिन हम देखें मालवेसी कुल के पौधों में, मालवेसी कुल के पौधों में जो परागकोश है वो एक पाली युक्त होता है और एक पाली 2 कोष्ठकों में विभक्त होती है। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि परागकोश, मालवेसी कुल का जो परागकोश है उसमें कुल कितनी पालियां होती हैं या कितने कोष्ठक होते हैं? तो एक पाली व 2 कोष्ठक होते हैं। प्रत्येक पाली, ध्यान रखना, 2 कोष्ठकों में विभक्त होती है। अगर 2 पालियां हैं तो 4 कोष्ठक होंगे। इन चारों कोष्ठकों को ही हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानियों में ही क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। जैसे अपन ये बात कर रहे हैं एक परागकोश की संरचना है तो ये जो 4 आप देख रहे हो ये चारों के चारों क्या हैं? लघु बीजाणुधानियां। और इन लघु बीजाणुधानियों में क्या बनते हैं? इस तरह से ये परागकण बनते हैं। जब परागकोश का निर्माण होता है तो इसके परिवर्धन के प्रारंभिक काल में कुछ आकार में बड़ी और सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिकाएं होती हैं जिनको हम प्रपशु कोशिकाएं या आर्की स्पोरल सेल भी कहते हैं। ये आर्की स्पोरल सेल विभाजित होकर के 2 प्रकार की कोशिकाएं बना रही हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका या इसको परागकोश भित्ति कोशिका भी कह सकते हैं, दूसरी बीजाणुजन कोशिका। परागकोश भित्ति कोशिका आगे चल के परागकोश की भित्ति का निर्माण करेंगी और बीजाणुजन कोशिका क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। परागकोश भित्ति की बात करें तो 4 परतें हैं: बाह्य त्वचा, अंतःथीशियम, मध्य परत और टेपिटम। बाह्य त्वचा सबसे बाहरी परत है, परागकोश की सुरक्षा करती है। अंतःथीशियम बाह्य त्वचा से नीचे पाई जाएगी, इसकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही हैं और जब इनमें खिंचाव होता है तो ये परागकोश का स्फुटन करने में सहायक है। मध्य परत है वो अंतःथीशियम के नीचे पाई जाएगी
और ये अल्प हाश्रित यानी कम समय के लिए पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं और कम समय में ही ये नष्ट हो जाती हैं। चौथी है टेपिटम, ये सबसे विशिष्ट कोशिकाएं हैं, सबसे भीतर की ओर पाई जाती है ये परत, और इन पे विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनको अमीबीय ग्रंथिल दो भागों में बांटते हैं। टेपिटम में दो प्रकार की कोशिकाएं, अमीबीय और ग्रंथिल, ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के संयुक्त रूप से परिवर्तित होते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब हमारी बीजाणुजन कोशिका बच गई, बीजाणुजन कोशिकाएं। जो परागकोश की भित्ति है, यही देख लेते हैं बीजाणुजन कोशिकाएं। ये जो परागकोश की भित्ति है, सबसे भीतर वाली भित्ति, इसके अंदर की ओर ये वाली कोशिकाएं बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती हैं। इनको अपन बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये बीजाणुजन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके आगे चल करके पराग कणों का निर्माण करती है, पराग कण बनाती है अर्धसूत्री विभाजन करके। या ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। पहले अगर अपनी संख्या बढ़ाना चाहें तो समसूत्री विभाजन करेंगी, समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाएंगी, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगी। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके परागकणों का निर्माण करती है। अगर आपसे पूछ ले कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बनाती है, तो आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में दो स्टेप में संपन्न होता है अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट में दो सेल बनेंगे, ये 2n है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है 2n है, तो n प्रकार की दो कोशिकाएं बनाएंगी। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो इनसे 4 कोशिकाएं बनेंगी, n टाइप की। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो लेसन है यहीं तक। इस लेसन से संबंधित जो नोट्स हैं, लिखित में नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसका लिंक दिया जाएगा आपको, और वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।